एंड वेलकम टू जीरोस एकेडमिया। सो यूपीएसआई की सीरीज़ जो मूल विधि की हमारी चल रही थी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसमें हम लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट को देखते हैं। उससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो बेसिकली हम आज देख लेते हैं कि क्या एक्ट्स हैं जो इन कवर होंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो वुमेन रिलेटेड लॉज हैं, वुमेन रिलेटेड लॉज में डाउरी प्रोहिबिशन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का जो है, और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का। ये वुमेन स्पेसिफिक लॉज हैं जिसमें आज हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 का हमारा एक्ट था उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी सारे एक्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। चिल्ड्रन से रिलेटेड भी लॉज हैं। पॉक्सो एक्ट है जो 2012 का है, फिर उसके बाद उसका अमेंडमेंट 2019 में आया था जो इम्पोर्टेंट था। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 का एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यंग पर्सनस हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 का, ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसमें दो पॉक्सो एक्ट जो होता है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर से शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कुछ जहाँ भी लीगल प्रोविजंस है उसको हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो उसके प्रीवियस ईयर होंगे। ओके, हमारे इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें यूपीएसआई मूल विधि की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, बिकॉज जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। प्रीवियस ईयर प्लस लॉट ऑफ रिसर्च के बाद जो भी क्वेश्चंस हम निकाल पाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही क्वेश्चंस हम रख रहे हैं। आप ज़रूर देखें इन वीडियोस को। ओके, पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। द मेन प्रोविजन ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में the main objective of dowry prohibition act is to prohibit taking dowry, is to prohibit giving dowry, both A and B, और टू क्रिएट अ लॉ फॉर टेकिंग एंड गिविंग डावरी। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। थोड़ा भी अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाएं, हाउ कैन वी क्रिएट लॉ टू फॉर टेकिंग एंड गिविंग डावरी। ये तो हम डावरी को प्रोहिबिट करने के लिए कर रहे हैं ना। जब एक्ट ही बोलता है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो डावरी लेने या देने के लिए हम लॉ कैसे बना सकते हैं। बेसिकली इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। डावरी क्या है? एक ईविल प्रैक्टिस है। ओके, डावरी इज़ एन ईविल प्रैक्टिस। डावरी इज़ एन ईविल प्रैक्टिस। ये एक सोशल इशू है। इसको कर्टेल करने के लिए हमने ये डावरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया, जिसमें हम प्रोहिबिट करेंगे डावरी लेना प्लस प्रोहिबिट करेंगे डावरी देना भी। ओके, डावरी लेना और देना दोनों प्रोहिबिट करना है, वही इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, एक इविल प्रैक्टिस और सोशल इश्यूज जो है डावरी का, इसको कर्टेल करने के लिए, इसका डावरी का लेन और देन को कर्टेल करने के लिए हमने डावरी प्रोहिबिशन एक्ट को बनाया। किसी भी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जितने भी एक्ट ये सारे हम देख रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव से और पनिशमेंट से और डेफिनेशन से, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है, डाउरी इज डिफाइंड। डाउरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। ओके, सेक्शन 2 में क्या बोला जाता है? डाउरी एक प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, या तो दिया जाए या तो अग्री किया जाए देने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी दिया जा सकता है। जैसे इनडायरेक्टली मान के चलिए आप ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं किसी और के नाम से, जिसका बेनिफिट जा रहा है मैरिज जिन पार्टीज़ के बीच में हो रही है, उन पार्टीज़ में एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, बट ट्रांसफ़र इज़ नॉट डायरेक्ट टू
दैट पर्सन। सो इनडायरेक्टली भी हो सकती है। सो यू डोंट नीड टू गो इनटू दिस। ये बहुत ज़्यादा अब हम टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानने की कोशिश करेंगे। हमारा काम है अभी यूपीएसआई के एग्ज़ाम को क्लियर करना। ओके, सो या तो प्रॉपर्टी हो या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे रहा हो, बाय वन पार्टी टू अनदर, एट बिफोर और आफ्टर मैरिज। ओके, सो मैरिज के पहले या उससे बाद, उस या मैरिज के टाइम पे। ओके, सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं डावरी। डावरी या तो एक प्रॉपर्टी होगी या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे सकती है। तीसरा चीज़, पहले एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर मैरिज कभी भी दिया लिया जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इन कनेक्शन टू दैट मैरिज होना चाहिए, उस मैरिज के ही कनेक्शन में होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है, बट डज नॉट इंक्लूड महर। महर क्या होता है? महर डावर होता है जो मुस्लिम मैरिजेज में पेएबल टू वुमेन होता है। ओके, सो जो डावर अमाउंट डिसाइड होता है वो ऑन डिमांड वुमेन जो होती है कभी भी अपने पति से उसको ले सकती है। ओके, सो ये शरीयत एक्ट में अलाउड है ये सारी चीज़ें। सो महर या फिर डावर, सो महर को डावर भी कहते हैं। कभी देखिए अगर क्वेश्चन पूछ के ये कंफ्यूज ना कर दे, तो डावर और डावरी एक चीज़ नहीं होती है। डावरी जो होती है वो महर होता है जो मुस्लिम मैरिजेस में अप्लाई होता है। डावरी जो होती है जिसको हम प्रोहिबिट कर रहे हैं वो हिंदू मैरिजेस में अप्लाई होती है। सो डावर और डावरी दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग टर्म है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ पनिशमेंट्स पे आ जाते हैं। सो विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट? सो पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3, जिसमें 5 साल की पनिशमेंट है प्लस फाइन है। तो फाइन की अमाउंट 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर जो जितनी भी डावरी दी गई है वो अमाउंट होनी चाहिए। तो ये 5 ईयर आप याद रखिए, और 15,000 कम से कम उसमें अमाउंट का फाइन होता है। ओके, सो ये एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने वाली, वो ये है कि अगर आप डावरी ले रहे हैं या देना, सो गिविंग और टेकिंग डावरी, सो के लिए जो पनिशमेंट है वो 3 में प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर कोई डिमांड करता है डावरी को, सो वो उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड है। तो अगर कोई डावरी डिमांड करता है किसी से, सो उसके लिए पनिशमेंट 6 मंथ से 2 ईयर्स तक है, और फाइन अप टू 10,000 है। ओके, लेकिन अगर कोई लेता है या फिर देता है डावरी, उसके लिए 5 ईयर्स की पनिशमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ इज अंडर विच लॉ इज टेकिंग एंड गिविंग डावरी इज क्राइम? ओके, सो ये तो सिंपल सा है, 1967, ये इसका ऑब्जेक्टिव, ये पहला सवाल हमने देखा था। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डावरी? सो ये अभी मैंने बताया, महर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डावरी। ओके, सो महर इज़, ये वाई नहीं रहेगा, ये गलत है, ये डावर होगा बस। ओके, सो ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी। सो महर और डावर जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, अंडर विच लॉ इज टेकिंग एंड गिविंग डावरी इज क्राइम? सो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर देखेंगे सारे एक्ट्स का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है, इनैक्टमेंट डेट जो होती है वो भी पूछा जाता है ज़्यादातर। सो इसकी इनैक्टमेंट डेट ये है 20 मई 1961। सो ये रटने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। सो आप एक नोट्स पे जितने भी एक्ट्स हैं उसके ईयर्स लिख लीजिए। ओके, और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस लिख लीजिए। एक कॉन्साइज प्रिसाइज नोट आप रखिए जिसमें एक्ट्स के जो भी डेट है इनैक्टमेंट का वो लिख लीजिए। ईयर ऑफ इनैक्टमेंट तो डेट में इंक्लूड ही हो जाएगा। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस उसमें शॉर्ट वाइज लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में इजी हो। ओके, सो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें जो भी चीज़ें हैं इनके आप शॉर्ट नोट्स बना के ज़रूर रखिए। वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, बट स्टिल आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप देख लें उसको। ओके, एन एग्रीमेंट टू गिव और टेक डावरी इज़ ऑलवेज वॉइड। सो कोई भी एग्रीमेंट या तो वॉइड होता है या वॉइडेबल होता है। सो वॉइड एग्रीमेंट कहने का मतलब क्या है? वो कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। ओके, वॉइडेबल कहने का मतलब ये होता है एक पार्टी उसको इन्फोर्स करा सकती है। सो दीज आर लीगल टर्म्स, इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस इतना जानिए कि एग्रीमेंट अगर होता है टू गिव और टेक डावरी,
वो क्या होगा, सेक्शन 5 के अंडर में वो वॉइड होगा। ओके, वॉइड का मतलब कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। उसमें उस एग्रीमेंट की कोई भी जगह लॉ में नहीं होगी। वो एक तरह से अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। इन्फोर्स कराने का मतलब क्या है, अगर कोई अग्रीमेंट होता है, किसी दो पार्टी के बीच में ही एग्रीमेंट होगा। सो दो पार्टी के बीच में जब भी एग्रीमेंट होता है और ए और बी के बीच में मान लीजिए अग्रीमेंट हो गया, ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हो गया। अब ए जो है, ए ने बोला मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा और आप अपना घोड़ा मुझे बेचो। ओके, घोड़ा मुझे बेचो। अब क्या होता है, ए 10,000 लेके डिसाइडेड डे पे पहुंच जाते हैं बी के घर में। बी कहता है नहीं, अब मैं आपको घोड़ा नहीं बेचूंगा। तो बी ने ब्रीच किया, यहाँ पे ब्रीच किया मतलब बी अग्रीमेंट का कंडीशन फुलफिल करने से मना कर रहा है। तो बी ने ब्रीच किया, तो ए क्या करेगा, ए के पास रेमेडी क्या होगी, ए अब कोर्ट में जाके कह सकता है कि हाँ हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था जिसमें अब बी एग्रीमेंट का ब्रीच कर रहा है। सो हम उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं, इसीलिए वो वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नहीं करा सकते सो दैट इज वॉइड। ओके, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टू हुम द डावरी प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर आफ्टर डेथ ऑफ द वुमेन विद इन 7 ईयर्स। तो जब भी डेथ ऑफ द वुमेन विद इन 7 ईयर्स हो जाता है तो डावरी की प्रॉपर्टी किसको जाती है, सेक्शन 6 क्लॉज 3 के अंडर में या तो चिल्ड्रंस को जाएगी, चिल्ड्रंस होंगे तो, अगर चिल्ड्रंस नहीं होंगे तो टू पेरेंट्स जाएगी। ओके, और दूसरी चीज़ सेक्शन 6 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ रिसीव्ड, अगर जो भी डावरी अमाउंट है वो कोई पर्सन रिसीव करता है अदर देन द वुमेन जिसकी शादी हुई है उस मैरिज के कनेक्शन में, सो अगर बिफोर मैरिज वो दिया गया है तो शादी से 3 महीने के अंदर, मैरिज से 3 मंथ के अंदर, अगर शादी के बाद दिया गया है तो डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन दिया गया है डेट ऑफ रिसिप्ट से 3 मंथ के अंदर। अगर ऐसा है कि वो जब माइनर है तभी दिया गया है, वो जो लड़की है वो माइनर है तब दिया गया है, तो इसको जब वो मेजर हो जाएगी, जब 18+ हो जाएगी, सो 18+3 मंथ्स, 3 मंथ्स आफ्टर हर एज ऑफ मेजॉरिटी। सो एज ऑफ मेजॉरिटी जो भी विमेन की होती है वो 18 ईयर्स होती है। सो 18 ईयर्स जैसे ही उसका कंप्लीट होगा, जैसे मान के चलिए एक मैरिज होता है जो चाइल्ड मैरिज होता है। चाइल्ड मैरिज इन द सेंस दैट जो विमेन है, जो लड़की है वो माइनर है या 18 से कम है, 17 साल की है, तो वो उसको जो प्रॉपर्टी डावरी में दी गई है वो किसी अन्य इंसान को दे दी गई है। सो वो इंसान को इस माइनर विमेन जो है जब ये मेजर हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, 18 साल के बाद 3 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होगी। सो ये अदर देन वुमेन का मतलब होता है ये कोई भी पर्सन हो सकता है, सास ससुर, कोई भी ऐसा पर्सन है जो वुमेन के अलावा किसी को भी अगर दी गई है वो प्रॉपर्टी, तो ये 3 कंडीशन फॉलो होते हैं। 3 मंथ्स आप याद रखिए, अगर बिफोर मैरिज है तो शादी के 3 महीने तक, अगर आफ्टर मैरिज है तो जिस दिन रिसीव हुआ उससे 3 महीने तक, अगर माइनर है तो जब भी मेजर हो जाएगी उससे 3 महीने तक। ओके, सो अब आप यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आप मत आपको ये हो रहा होगा कि चाइल्ड मैरिज कैसे हो सकता है, वो भी तो प्रोहिबिटेड है। ओके, सो वो हम जब आगे की वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि चाइल्ड मैरिज पनिशेबल है, बट एक तरह से चाइल्ड मैरिजेस होते हैं सोसाइटी में, सोशल स्टिग्मा ये सब चीज़ें अभी भी प्रिवेल करती हैं। तो अगर चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो वो चाइल्ड का जो दो दो चिल्ड्रंस का जब मैरिज होता है तो वो मैरिज नल वॉइड नहीं होता है, बट जो शादी में जो लोग मौजूद रहते हैं, जो लोग शादी कराए रहते हैं, वो पनिश्ड होते हैं। सो वो पनिशेबल है, लेकिन वो शादी जो होती है वो वैलिड होती है। वो शादी इनवैलिड नहीं होती है जब भी चाइल्ड मैरिज हो जाती है। तो बस जो लोग होते हैं जो शादी कराए होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो लोगों को पनिश किया जाता है जो एक्ट है उसमें। ओके,
If a person is prosecuted for taking or abetting the taking of dowry or demanding dowry, the burden of proof is on. So proof कौन करेगा? So ये तो सिंपल सी बात है, अक्यूज्ड ही करेगा. ओके. सो अब जो जैसे मान लीजिए एक विमेन है जो डावरी से रिलेटेड केस करती है अपने हस्बैंड पे, तो इसमें हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट को ये प्रूफ करे कि हमने डावरी नहीं ली है या नहीं दी है. ओके. सो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है केस को प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर होता है? सो इस केस में अक्यूज्ड के ऊपर होता है. ओके. जनरली क्या होता है, बीओपी जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है. सो प्रोसिक्यूशन मतलब जो कहता है कि मेरे साथ ये मेरे को ये डैमेज हुआ है या फिर मेरे साथ कुछ वायलेंस हुआ है या मेरे साथ ये क्राइम हुआ है. सो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ कैसे हुआ है. लेकिन इस केस में अक्यूज्ड जो रहेगा, जिसके खिलाफ केस हुआ रहेगा, उसको ये बताना पड़ेगा, उसको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने डावरी दी नहीं ली है या नहीं दी है. सो आज के लिए बस इतने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस इसके इस एक्ट के देखेंगे. इसके आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं